अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बाबरी मस्जिद शहादत के आज 30 साल। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, शहादत बाबरी मस्जिद नाइंसाफी की अलामत। बाबा साहब अंबेडकर की आज 66वीं बरसी। तेलंगाना के सीएम केसीआर का खिराज अकीदत। वजीर केटीआर ने एलबी नगर में किया 54 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। कहा, तेलंगाना में दोबारा टीआरएस की हुकूमत बनेगी और सीएम बनेंगे केसीआर। हैदराबाद के फतुल्लागुड़ा में मॉडल मल्टी फेथ फ्यूनरल होम। वजीर केटीआर ने किया इफ्तिताह। वजीर सेहत हरीश राव ने किया आरमूर का दौरा। आरमूर अस्पताल का किया मुआयना। मरीजों से सहूलत के बारे में किया दरियाफ्त। साइबराबाद पुलिस ने किया इंसानी स्मगलिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश। ऑनलाइन और ऑफलाइन जिस्म फरोशी में मुलविस 17 अफराद गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। बाबरी मस्जिद शहादत को आज 30 साल हो चुके हैं। शहर हैदराबाद में यौम शहादत बाबरी मस्जिद पुरअमन तौर पर गुजर गया। इस मौके पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 6 दिसंबर हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए हमेशा यौम सियाह रहेगा। उन्होंने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की बेहुरमती और शहादत नाइंसाफी की अलामत है। शहादत के लिए जिम्मेदार अफराद को कभी मुजरिम नहीं बनाया गया। हम इस बात को कभी फरामोश नहीं करेंगे और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मुस्तकबिल की नस्लें भी इसको याद रखें। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बाबा साहब अम्बेडकर की 66वीं बरसी के मौके पर मुल्क के लिए उनकी खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अम्बेडकर के जज्बे हर आदमी को जीने का हक है के तहत काम कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत की दलित बंधु स्कीम के पीछे डॉक्टर अम्बेडकर ही तहरीक थे। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामा राव ने कहा है कि तेलंगाना में दोबारा टीआरएस की हुकूमत बनेगी और के चंद्रशेखर राव वजीर आला बनेंगे। वजीर केटीआर ने शहर हैदराबाद के एलबी नगर में आज 54 करोड़ रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 8.5 सालों से चंद्रशेखर राव की क़यादत में हुकूमत मुख्तलिफ फलाही स्कीमात और तरक्याती प्रोग्राम्स पर काम कर रही है। रियासती वजीर केटीआर ने आज फतहुल्लागुड़ा में एक मॉडल मल्टी फेथ फ्यूनरल होम यानी बैन मजहबी जनाजा घर मुक्ति घाट का इफ्तिताह किया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से 6.5 एकड़ अराजी पर इस सहूलत को तैयार किया गया है, जहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई लोग अपने मरने वालों की आखिरी रसूमात अंजाम दे सकेंगे। बता दें कि तेलंगाना हुकूमत ने एक मुनफरिद जनाजा घर तामीर करके फिरका वाराना हमांगी को फरोग देने के इक़दाम के लिए मुल्क में एक और मिसाल कायम की है। ఎస్ఎన్డిపి రెండవ దశ కూడా తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే 1000 కోట్లు సరిపోవు, ఇంకా కూడా ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది. హైదరాబాద్ నగరం శరవేగంగా విస్తరిస్తున్నది. ఐటీ వస్తున్నది, కొత్త కొత్త ఐటీ పరిశ్రమలు, కొత్త కొత్త ఇండస్ట్రీలు వస్తూ ఉన్నాయి. లక్షల సంఖ్యలో ప్రతి సంవత్సరం ఒక అయస్కాంతం మాదిరిగా, మ్యాగ్నెట్ మాదిరిగా లక్షల సంఖ్యలో ప్రజలు హైదరాబాద్కు వచ్చి స్థిరపడతా ఉన్నారు. కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాలు మాత్రమే కాదు, తెలంగాణ, ఆంధ్ర మాత్రమే కాదు, భారతదేశంలోని 28 రాష్ట్రాల నుండి కూడా ఈరోజు లక్షలాది మంది ప్రజలు హైదరాబాద్కు వచ్చి ఇక్కడే మేముంటాం, అద్భుతమైన నగరం ఇదని చెప్పి స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నారు. మరి నగరం పెరుగుతున్న పద్ధతుల్లో, నగరం విస్తరిస్తున్న పద్ధతుల్లో సౌకర్యాలు, మౌలిక వసతులు కూడా పెరగకపోతే వెనుకబడిపోతాం. మనం కూడా మరొక బెంగళూరు మాదిరిగా మారిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ఎస్ఎన్డిపి తీసుకున్నాం, ఎస్ఆర్డిపి తీసుకున్నాం. అదేవిధంగా ఇంకా ఇతర కార్యక్రమాలు, మంచినీళ్ళ వసతులు మెరుగుపరిచే కార్యక్రమం కానీ, అదేవిధంగా రహదారులను చక్కగా మెయింటైన్ చేసే కార్యక్రమం కానీ, ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటా ఉన్నాం. వీటితో పాటు కొత్త లింక్ రోడ్లు,
ఈరోజు ఎట్లా అయితే ఫతుల్గూడ మీదుగా పోయే ఫిర్జాదిగూడ దాకా పోయే ఈ రోడ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని దాదాపుగా 34 కోట్ల రూపాయలతో మరి ఫిర్జాదిగూడ దాకా తీసుకుపోతా ఉన్నాం. ఇప్పుడే మంత్రి మల్లారెడ్డి గారు అడుగుతా ఉన్నారు, మరి ఫిర్జాదిగూడ దగ్గర దాకా పోయినాక అక్కడ మూసి వస్తుంది కదా, అక్కడేం చేస్తారు అన్నారు. మూసి దగ్గర 52 కోట్ల రూపాయలతో ఒక బ్రిడ్జ్ కూడా అక్కడ కట్టబోతా ఉన్నాం. దానివల్ల మీకు అటు వరంగల్ హైవేకి పోయేదానికి కూడా సీదా ప్యారలల్ గా రోడ్డుగా మెయిన్ రోడ్కి ప్యారలల్ రోడ్డుగా ఈ రోడ్డు ఉపయోగపడుతుంది. బ్రహ్మాండమైన డెవలప్మెంట్ కూడా జరుగుతుంది. మూసీ మీద ఒక్క బ్రిడ్జ్ కాదు, మొత్తం 14 బ్రిడ్జిలు కట్టబోతా ఉన్నాం, కొత్త బ్రిడ్జిలు. అవన్నీ కూడా మా జిహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో త్వరలోనే ప్రారంభించి వాటిని కూడా టేకప్ చేస్తాం. సంతోషం ఏమంటే మనుషుల కోసం ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాం, కానీ నోరు లేని मूग जीवालन गुड़ा। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने आज 2,10,000 रुपए पर मुश्तमिल मुआवजे का चेक मुतवफ़ी के अहल खाना को सौंप दिया, जिसने बजाज फाइनेंस की खर्च की वसूली से परेशान होकर खुदकशी कर ली थी। ये खानदान जियागुड़ा कारवान से बाहर का है, ताहम मजलिस पार्टी कायदीन की कामयाब नुमाइंदगी पर बजाज फिन ने मुआवजा अदा किया। बजाज फाइनेंस से जो हमारे भाईजान सुसाइड कर रहे थे, उस वजह से ऐसा नहीं, कौसर मोहिउद्दीन साहब और असद साहब मिलकर 2,10,000 रुपये दिलाए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ के जो एमएलए साहब है कौसर मोहिउद्दीन साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह उनको अच्छा रखे। ये मेरी बहन है, ये हमारे अम्मा है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2 बच्चे हैं, ये भांजा है, ये भांजा है, भांजी है। बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब और कौसर मोहिउद्दीन साहब। बजाज फाइनेंस वालों की तरफ से करे थे, उन्होंने पेमेंट दे दिए 2,10,000 रुपये। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने आज आरमूर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अचानक आरमूर अस्पताल का मुआयना किया और अस्पताल इंतजामिया और सफाई के काम के बारे में दरियाफ्त किया। वहीं वजीर ने ज़ेर इलाज मरीजों बिलखुसूस हामिला खवातीन से बात की और दवाखाने में फराहम करदा डाइट प्लान और दीगर सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर हरीश राव ने दवाखाना में फौरी तौर पर तीफा स्कैनिंग सहूलत और अंदरून 10 दिन डायलिसिस सेंटर के क़याम के लिए इक़दाम की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर्स को नॉर्मल डिलीवरीज करने पर जोर दिया। इस मौके पर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी, महकमे सेहत समेत मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान मौजूद थे। इस दौरान रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने वजीर हरीश राव को एक अर्जी पेश की, जिसमें अस्पताल में मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। वहीं वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने भीमगल में डायलिसिस सेंटर के क़याम के लिए एक अर्जी पेश की, जिस पर हरीश राव ने अंदरून 2 दिन इस काम के लिए इक़दाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी। इस दौरे के मौके पर वजीर सेहत हरीश राव ने दीगर कायदीन और अफसरान के हमरा बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए उनकी 66वीं बरसी पर बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमत को याद किया। దృష్టి పెట్టాలని చెప్పి కోరాం. అయితే సి సెక్షన్ రేట్ కొంత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఎక్కువగా ఉంది, దాన్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పాం. ముఖ్యంగా 77% ఇక్కడ సి సెక్షన్ జరుగుతూ ఉంది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో. మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నార్మల్ డెలివరీస్ తక్కువగా జరుగుతూ ఉంది, కానీ ఇక్కడ కొంత ఎక్కువ జరుగుతుంది. స్టేట్ యావరేజ్ 44 అయితే ఇక్కడ 77గా ఉన్నట్టుంది. దాన్ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి కూడా డాక్టర్లను కోరాం. డయాలసిస్ సేవలు కూడా మరి ప్రారంభించి ఇక్కడ పేషెంట్స్ నిజామాబాద్కు పోతున్నారు, ఇక్కడే డయాలసిస్ సేవలు కావాలి అని ఎమ్మెల్యే గారు కోరారు. వారి కోరిక మేరకు త్వరలోనే ఒక 10-15 రోజుల్లో ఇక్కడ డయాలసిస్ సేవలు కూడా ప్రారంభించి పేషెంట్స్కు ఆర్మూర్ ఆసుపత్రిలో ఇంకా కొన్ని హై అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ కావాలని, ఇంకా కొంత ఎక్విప్మెంట్ గురించి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు కోరినారు. అవన్నీ కూడా रिव्यू చేసి త్వరలోనే ఆసుపత్రికి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారు। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दस्तूर साज बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी 66वीं बरसी पर याद करते हुए खिराज पेश किया। उन्होंने निजामाबाद जिले के वेलपुर मंडल मरकज में वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। बाद मीडिया से बात करते हुए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि अम्बेडकर के नज़रियात के मुताबिक ही रियासत में चीफ मिनिस्टर KCR की हुक्मरानी जारी है। इस मौके पर MLC राजेश्वर राव, मुकामी अवामी नुमाइंदे, कायदीन कारकुनान मौजूद थे। వారు చేయలేనటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు వాళ్ళ దళితుల కోసం, బడుగు బలైన వర్గాల కోసం ఇవాళ KCR గారు ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది సత్యం, ఎవరైనా అనుకున్నా ఇది ముమ్మాటికి సత్యం. అంతేకాదు అంబేద్కర్ గారిని చాలా ఉన్నతంగా, చాలా గొప్పగా తెలంగాణ రాష్ట్రం గౌరవిస్తున్నది అని చెప్పడానికి నిదర్శనంగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క సెక్రటరియట్ భవనానికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఇది ఒక మార్గదర్శకత్వం. ఈ దేశంలో
ప్రతి ఒక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా, ఈవెన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అంబేద్కర్ గారిని గౌరవించాలి. తరాల పాటు వారిని గుర్తించుకునే విధంగా వారికి ఒక స్థానం కల్పించాలి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ కేసీఆర్ గారు సెక్రటరియట్కి వారి పేరు పెట్టి ఇవాళ మార్గదర్శకంగా నిలిచింది దేశానికి. కానీ ఇవాళ 125 అడుగుల ఎత్తుగల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని హుస్సేన్ సాగర్ నడిబొడ్డున తీరాన ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా నిర్మించుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. నా అదృష్టం ఏంటంటే ఈ 2 కట్టడాలు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దిశానిర్దేశంలో నేను పర్యవేక్షిస్తున్నాను. ఇది నా అదృష్టం. నేను పర్యవేక్షిస్తున్నటువంటి అతి ముఖ్యమైన కట్టడాలకు అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టడం, ఆ అదృష్టం నాకు దక్కడం నిజంగా కూడా నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అజన్మాంతం రుణపడుతున్నాను. కాబట్టి అంబేద్కర్ గారి ఆలోచన విధానాలు ముందు కూడా కొనసాగాలి. తప్పకుండా బడుగు బలైన వర్గాలు అందరితో సమానంగా ఎదగాలి, అందరికంటే ఎక్కువగా ఎదగాలి అనే ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనను పూర్తిగా సమర్థించే వ్యక్తిగా సమర్థిస్తూ ఇవాళ అంబేద్కర్ గారిని స్మరించుకోవడం జరుగుతున్నది. జై తెలంగాణ, జై భీమ్, జై కేసీఆర్. चेवेला एमपी डॉक्टर रंजीत रेड्डी और विकाराबाद रुकन असेंबली डॉक्टर एम आनंद ने मंगल के रोज वजीर केटीआर की तरफ से भेजी गई टीम के हमरा विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने विकाराबाद में किए जाने वाले तरक्याती कामों के मुतालिक मालूमात हासिल की। उन्होंने अनंतगिरी मंदिर की तरक्की, अनंतगिरी टूरिस्ट सेंटर और मेडिकल कॉलेज की तामीर जैसे उमूर का जायजा लिया। मज़कूरा कायदीन ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि विकाराबाद में ज़रूरी तरक्याती तजावीज़ को वजीर केटीआर की तवज्जो में लाया जाएगा और हुकूमत की जानिब से विकाराबाद की तरक्की के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। కేటీఆర్ గారు డైరెక్టర్ సత్యనారాయణ గారితో ఓఎస్డి మహేందర్ రెడ్డి గారిని పిలిచి ఇమీడియట్గా మీరు అక్కడికి వెళ్ళండి, రేపు ఎంపీ ఎమ్మెల్యేతో ఇద్దరితో వెళ్ళి మొత్తం స్టడీ చేసి రండి అని చెప్పాను. నిజంగా దానికి అనుగుణంగా ఇవాళ మార్నింగ్ రావడం జరిగింది. మొత్తం తిరిగాం. ఏంటంటే అక్కడ మన్నేగూడ టు ఇది గుడి వరకు, అనంతగిరి పద్మస్వామి గుడి వరకు మొత్తం ఎట్లా చేద్దాం, 4 వే చేద్దాం అని చెప్పి డిస్కషన్ జరిగింది. మొత్తం ఇక్కడ 10 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంది. 10 కిలోమీటర్ల 1.5 కిలోమీటర్ ఆల్రెడీ ఉంది. ఆ మిగతా 8.5 కిలోమీటర్స్తో పాటు ఎన్టీఆర్ చౌరస్తా నుండి పద్మనాభస్వామి గుడి వరకు మొత్తం ఇంకో అడిషనల్ 3-4 కోర్స్ పెడితే అది కూడా మొత్తం బ్యూటిఫై చేస్తాం. దాంతోపాటు బీజీఆర్ జంక్షన్ ఒకటి, మరిచెన్నారెడ్డి గారి జంక్షన్ ఒకటి, అంబేద్కర్ గారి జంక్షన్ ఒకటి, ఈ 4 జంక్షన్లు కొత్తగడి వారికి ఇవన్నీ రోడ్స్ పర్ఫెక్ట్గా చేసి అసలు వికారాబాద్ జిల్లా ఏర్పడిన తర్వాత ప్రజలందరూ ఇంకెంత సంతోషపడతారో రాబోయే రోజులు చూస్తాం. దీంతో పాటు గత ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి మనం అందరికంటే ఎక్కువ ఇబ్బంది పడేది వికారాబాద్. ఒక వారం 10 రోజుల నుంచి నేను గౌరవ చేవెళ్ళ ఎంపీ డాక్టర్ గడ్డం రంజిత్ రెడ్డి గారు, గౌరవ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారి దగ్గర వెళ్ళి వికారాబాద్ను డెవలప్ చేయాలనేటటువంటి విషయాలు చర్చించడం జరిగింది. దానికి సానుకూలంగా స్పందించినటువంటి గౌరవ మంత్రి గారు వాళ్ళ బృందాన్ని, సిడిఎంఏ గారిని, వాళ్ళ ఓఎస్డీని, ఈఎన్సీ తదితరులందరినీ కూడా ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది. ఈరోజు చూసినాం అనంతగిరి టెంపుల్ దగ్గర నుంచి మొదలుకొని అక్కడ మెడికల్ కాలేజీ పెట్టేటటువంటి స్థలము, ఇక్కడ ఈ శివారెడ్డిపేట చెరువు, అటు కొత్తగాడి వరకు, అటు అనంతగిరిపల్లి వరకు ఏమేం చేయొచ్చు, విజిబుల్ డెవలప్మెంట్ ఈ బ్రిడ్జితో సహా ఇందాక ఎంపీ గారు చెప్పినట్లు ఈ బ్రిడ్జి కావచ్చు, లేకపోతే అక్కడ బ్లాక్ గ్రౌండ్ కావచ్చు. అదేవిధంగా గతంలో ఇక్కడ 5 ఎకరాలకు స్టేడియంకు శాంక్షన్ అయ్యింది, 5 ఎకరాల ల్యాండ్. దాన్ని ఏ విధంగా డెవలప్ చేయొచ్చు స్టేడియం అనేటటువంటిది ఇవన్నీ కూడా మేము చర్చించడం జరిగింది. వాళ్ళు ఈరోజు అన్నీ చూసిండ్రు. దీని మీద ఒక డిపిఆర్ తయారు చేసి ఏమేం చేస్తే బాగుంటుంది అనేటటువంటిది గౌరవ మంత్రి గారికి సబ్మిట్ చేస్తారు. మళ్ళీ నేను గౌరవ ఎంపీ గారు రంజిత్ రెడ్డి అన్న మేము వెళ్ళి మంత్రి గారి దగ్గర కూర్చొని ఏమేం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మేము మళ్ళీ చర్చిస్తాము. ఇంత తొందరగా స్పందించినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, గౌరవ కేటీఆర్ గారికి దీనికి అన్ని విధాలుగా తాన ఎంట ఉండి చూసుకుంటున్నటువంటి మా రంజిత్ రెడ్డి అన్నకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. तेलंगाना रियासत के ज़िले संगारेड्डी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कोहिर मंडल के बिलालपुर में ज़लज़ले के झटकों के साथ ही लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। ताहम किसी भी तरह के जानी व माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मंगल की सुबह की अव्वलीन सातों में जिस वक्त ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, लोग गहरी नींद में थे। रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जनवरी में भी कोहिर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बाबरी मस्जिद शहादत यौम सियाह के मौके पर शहर हैदराबाद के मोगलपुरा इलाके में वाक़ डीजेएस के दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस मौके पर तंजीम के सदर एम ए माजिद, नायब सदर मोहम्मद अफ़ान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिन उमर ने खिताब करते हुए तफसीलात बताई। 6 दिसंबर 2022 आज से 30 साल कबल बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। दिन के उजाले में हुकूमत अदलिया की मौजूदगी में, और उसके बाद केस चला तो बेशर्मी की इंतहा ये है, जो हिंदू दहशतगर्द मस्जिद को ढाने के लिए आगे बढ़े थे उन्होंने आके अदालत में बयान दिए कि हम मस्जिद तोड़ने नहीं गए थे वहाँ पे, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहा मस्जिद तोड़ना यकीनन वो जुर्म है। उसके बाद कई एक फसादात हुए, लेकिन उसके बावजूद आज बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बन रही है। तो हमारा यकीन ये है, इस्लामी तालीमात है कि एक बार जब मस्जिद बन जाती है तो ता क़यामत वो मस्जिद रहती है। मस्जिद की शक्ल दीवार से नहीं है बल्कि मुक़ाम से है, और जिस मुक़ाम पर मस्जिद बन जाती वो ज़मीन से लेकर आसमान तक मस्जिद कहलाती। और हमारा यकीन है कि इंशाअल्लाह दोबारा उस जगह पर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ गूंजेगी। वो कैसे गूंजेगी इंशाअल्लाह आने वाले हालात बताएंगे। और अल्लाह की ज़ात पर यकीन भी है कि जिस घर में अल्लाह ताला की इबादत की जाती है उसको बड़ा तब्दील भी किया जाए तो तारीख़ गवाह है। बैतुल्लाह की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, आया सोफिया की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला ये भी नज़ीर बन के आगे हमारे नज़र में आएगी इंशाअल्लाह। ज़िले निर्मल के शहर भैंसा में बाबरी मस्जिद की शहादत की मुनासबत से आज यौम सियाह पुरअमन तौर पर मनाया गया। इस मौके पर भैंसा में तमाम दुकानें, स्कूल्स व दीगर इदारे बंद देखे गए। इस दौरान सफ़ा बैतुल माल शाख भैंसा के जिम्मेदारान हाफिज मुनीरुद्दीन, शेख इरफान और खादिम कामरान अकमल ने बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी से बात करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत से सारे आलम के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। नाज़रीन आदाब, आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर में जो 6 दिसंबर यौम सियाह मनाया जा रहा है। आइए हमारे साथ मौजूद है सफ़ा बैतुल माल के कार्यकर्ता जो काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं भैंसे में और गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। आइए उनके बारे में ही मालूमात करेंगे कि उनकी राय क्या है और बंद है या नहीं, उनसे मालूमात करेंगे। सर, आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए आप क्या कहना चाहें। सर, आज बाबरी मस्जिद को ढाया गया है। आज की तारीख़ में जो आज से 1992 को लेकर आज तक 30 साल हो चुके हैं, यौम सियाह मनाया जा रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में जो ऐसा वाक़या अभी तक नहीं हुआ, जो काला बदनुमा दाग जो हमारे मुल्क के लिए है, यानी धज्जियाँ उखाड़ी गई है और सेकुलर का पारा किया गया है और मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा गया है। मुंबई में और दिल्ली में और दूसरे मुकामात पर, अहमदाबाद और गुजरात में मुसलमानों की नस्ल कुशी की गई है। उनको काटा गया है और उनको उनके घरों को जलाया गया है, उनकी इमलाक को तबाह किया गया है। मेरे भाइयों, आज बाबरी मस्जिद चीख के कह रही है कि मेरे को बचा नहीं सके, यानी आने वाला मुअर्रिख भी मुसलमानों को माफ़ नहीं करेगा कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद गिरी थी उस वक्त मुसलमान नहीं थे क्या ताकत नहीं थी, क्या क़ुव्वत नहीं थी, क्या उनके पास अक्सरियत नहीं थी, लेकिन मुसलमान खामोश रहे। कर भी क्या सकते हैं क्योंकि हुकूमत सारी उनकी है। इसलिए अब हमें ये पैगाम मिलता है बाबरी मस्जिद से कि हम जितने भी मसाजिद गैर आबाद हैं उनकी फ़िक्र करें, उनको आबाद करने की कोशिश करें। याद रखिए, जिस घर को बंद रखा जाता है, ताला लगाया तो कोई भी उसमें घुसने की कोशिश करता है। सर, आपसे और एक बात ये कहना चाहता हूँ मैं सर, जो बाबरी मस्जिद तो शहीद हो गई और सर बाकी मस्जिदों पे भी हमला किया जा रहा, बाकी दारों में भी हमला किया जा रहा, उसके बारे में कुछ कहेंगे सर आप? बिल्कुल, ये जुल्म है। अगर किसी की इबादत गाह को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस्लाम हो या और दूसरे मज़ाहिब हो, किसी को भी इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी की इबादत गाह को नुकसान पहुंचाए या उसको ढाए या किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बोले। बिल्कुल, किसी के महान आदमी वो है जो सर्वधर्म संबोधर्म, यानी अच्छा आदमी वो है जो अपने मज़हब पे अमल करते हुए दूसरों का मज़हब का एहतराम करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज भैंसा शहर में और पूरी हिंदुस्तान में यौम सियाह मनाया जा रहा है। 6 दिसंबर ब्लैक डे बाबरी मस्जिद की शहादत के ज़िमन में मनाया जाता है। बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में मौजूद है उसे
चंद सरपसंद अनासिर ने प्लानिंग के तहत शहीद कर दिया था। ये मुसलमानों के लिए सियाह दिन है, क्योंकि मस्जिद जब एक बार आबाद हो जाती है क़यामत तक वो मस्जिद ही कहलाती है। हमें ये चाहिए कि हम हमारे मसाजिद को आबाद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और जब तक इंशाअल्लाह दुनिया चलेगी ये सियाह डे मनाया जाएगा, ब्लैक डे मनाया जाएगा, क्योंकि ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया था वो भी नाइंसाफ़ी पर मुनहसिर था। आस्था की बुनियाद पर मस्जिद को मंदिर के नाम पे दे दिया गया, जो कि पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहस की गई और मुसलमानों के साथ इस दिन नाइंसाफ़ी हुई। तो अल्लाह से दुआ है कि कोई भी मस्जिद इस तरह से शहीद ना हो और हम सब उसकी हिफाजत करें। तेलंगाना के शहर आरमूर में सरगर्म मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन की जानिब से बाबरी मस्जिद शहादत के ज़िमन में यौम सियाह मनाया गया। इस मौके पर मरकजी कमेटी तंजीमुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान ने एमआरओ दफ्तर पहुंचकर एक मेमोरेंडम डिप्टी आरडीओ के हवाले किया, जिसमें बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी मकाम पर तामीर करने का मुतालबा किया गया। उनका कहना था कि मुसलमानों का यह अकीदा है कि एक बार जिस मुकाम पर मस्जिद की तामीर हो जाती है ताक़यामत उसी मकाम पर मस्जिद ही रहती है, इसीलिए हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की बरकरारी के लिए उसी मुकाम पर मस्जिद दोबारा तामीर की जानी चाहिए। इस मौके पर सियासी कायदीन और काउंसलर्स भी मौजूद थे। बोधन में आज 6 दिसंबर को पुरअमन तरीके से यौम सियाह मनाया गया। इस मौके पर दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में मौलाना अब्दुल बाकी क़ादरी अलसानी निज़ामी ने खुसूसी दुआ और दुरूद सलाम पेश करते हुए शहीद मस्जिद की बाजियाबी के लिए कसरत से दुआ की। इस दौरान नुमाइंदा रुकन मजलिस पार्टी खिज़र अहमद, मौलाना नसीरुद्दीन, इमाम खतीब मस्जिद उस्मानिया व दीगर शामिल थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 6 दिसंबर है, जो हमारे मुसलमानों के लिए ब्लैक डे की तरह है और आज हम लोग बाजियाबी बाबरी मस्जिद के लिए खुसूसी यहाँ पर दुआओं का और दुरूद सलाम का एहतमाम करे हैं और हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी बाबरी मस्जिद को हमारे लिए हवाले कर दे और हर मसाजिद की अल्लाह तबारक व ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हम सबको मस्जिदों की हिफाजत करने वाला और मस्जिदों का पाबंद और मस्जिद की निगरानी करने वाला बना दे और हम सबको जो है सो शार मुक़द्दसा की हमें जो है सो हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे और हम जहाँ जहाँ पर मुसलमान अपनी हक़ के लिए लड़ रहे हैं उन सब के लिए कामयाबी के लिए दुआ की गई है और खुसूसन हमारे रहनुमा के लिए यानी अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के लिए जो है सो दुआएँ की गई है, जो वो अपनी जान को धोखे में डालते हुए जो है सो हर जगह पर जो है सो जो मुसलमानों के हक़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कामयाबी से हम किनारा फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हैदराबाद रिम्स डायरेक्टर ने कहा है कि रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निम्स की तर्ज पर हर किस्म का इलाज फराहम किया जा रहा है। उन्होंने अस्पताल में ओपी सर्विसेज के आगाज़ के पस मंज़र में मीडिया से मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल किया। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने अस्पताल में मज़ीद 4 शोबों का चार्ज संभाल लिया है और इस तरह कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और दीगर अहम शोबों में इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ओपी की खिदमत बाकायदगी से फराहम की जाएंगी और अस्पताल में कैथलैब 2D को जैसी सहूलत भी मौजूद है और जदीद सहूलियात के साथ ECG भी की जाएगी। త్వరలో ఏమైనా ఐపీ కూడా అదేవిధంగా కార్డియాలజీ వచ్చారు కనుక ప్రజెంట్ అయితే ఓపీతో పాటు కార్డియాలజీ డాక్టర్ ఆయన ఏం హరిబాబు పూజారి ఆయన ఏం చేస్తుందంటే ఈసీజీ ఇక్కడ మిషన్ ఉంది, ప్లస్ మనకు 2D ఒక మిషన్ కూడా ఉంది. ప్రజెంట్ ఓపీ చూస్తున్నాడు, ఈసీజీ 2D ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటే మేజర్ వ్యవస్థ కూడా చూస్తున్నాం. వాళ్ళు ఇక్కడ 24 అవర్స్ పనిచేయడానికి కుతూహలంగా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. వాళ్ళతో నిన్న మొన్న మీటింగ్ పెట్టాను. వాళ్ళు కూడా సార్ మేము ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు సర్వీస్ ఇవ్వడానికి చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాము, మీ సపోర్ట్ కావాలంటే మీ అందరి మీ సపోర్టు మా సపోర్టు అందరి సపోర్ట్తో ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుందాం. आदिलाबाद DMHO डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने मशवरा दिया है कि जुज़ाम के खात्मे में हर एक को हिस्सा लेना चाहिए और ज़िले को जुज़ाम से पाक ज़िला बनाने में ताउन करना चाहिए। उन्होंने मंगल को आदिलाबाद शहर के शांति नगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में इजाफी DMHO साधना के साथ कौमी जुज़ाम शनाख्ती सर्वे को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर तिब्बी अमले ने घर घर जाकर तफसीलात इकट्ठा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आशा कारकुन की एक टीम
हर घर का दौरा करते हुए जुज़ाम के मुतालिक सर्वे कर रही है। बताया गया है कि इस सर्वे में ज़िले भर में 1006 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने ज़िले के लोगों को इस सर्वे के लिए आने वाली टीमों के साथ ताउन की अपील की। ये सर्वे रवा माह की 22 तारीख तक किया जाएगा। तालीम से ही तरक्की मुमकिन है। इन ख्यालात का इजहार आदिलाबाद म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने शहर मुस्तक़र के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत के बाद खिताब करते हुए किया। इस मौके पर म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने रुकन असम्बली जोगू रमना की जानिब से तालीमी अखराजात के लिए गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के 25 से ज़ायद तलबा को फ़ी कस 600 के हिसाब से 15,000 की इमदादी रकम फराहम की। इस दौरान TRS पार्टी अखिलती कायदीन शेख सलीम पाशा, शाहिद अली और प्रिंसिपल के अलावा लेक्चरर फजलुर रहमान और दीगर मौजूद थे। प्रिंसिपल और लेक्चरर फजलुर रहमान ने तलबा की तालीमी इमदाद पर इज़हार तशक्कुर किया। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि तालीम के मामले में आप कभी भी हो, हमको या फजल साहब को जो कभी भी कोई भी परेशानी है या और आगे जाना है आपको, तो हमको याद कीजिए। हम आपके साथ पीछे आपके कदम से कदम मिला के रहेंगे, क्योंकि हमको तालीम में हमको जो तालीम नहीं मिली आज वो आप लोगों को तालीम मिल रही है। उसके लिए थोड़ा बहुत और जो परेशानी है वो हम आपको आगे बढ़ाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे, आपके पीछे रहेंगे। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेहनत करके पढ़िए और ऐसा मत सोचिए कि मैं आगे पढ़ूंगा तो फिर मैं पढ़ूंगी तो कैसा होऊंगा, फिर वो मामला जो तो पैसों का आएगा। तो केसीआर साहब आपको हर यानी कि तालीम के हर इसमें जो सो स्कॉलरशिप से लेकर जो तो बाहर भी अगर पढ़ना चाह रहे तो 20 लाख रुपये करीब ओवरसीज स्कॉलरशिप में जो सो मदद जो सो केसीआर साहब दे रहे। इसलिए आप लोगों से ख़ास करके गुजारिश है कि आप लोग तालीम के मामले में अच्छा और मजबूती के साथ आप आगे पढ़िए। तालीम को जो सो तर्क करके जो सो घरों में मत बैठिए और कोई दूसरी जगह से जाने का मत सोचिए। लिहाजा आज यहाँ हमारे को जो बुलाए हैं हमारे माइनॉरिटी के सलीम पाशा और शाहिद भाई, तालीम में जहाँ पर जो कौम में अगर तालीम अगर नहीं होती है वो कौम बिछड़ी हुई रहती है। लेकिन आज देखो आप हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना में तालीम मैं बोल रहा ना बाद में यहाँ से वहाँ के लोग यहाँ आकर तालीम हासिल कर रहे हैं, आपके आधार कार्ड चेंज करा रहे, बहुत से मसले हैं। तो इसलिए आप अच्छा जो है तो मेहनत करके पढ़िए। पढ़ने के बाद जो है तो आपको कहीं भी अगर मुश्किल आते हैं तो हमको याद कीजिए, हम आपके साथ जो है तो रहकर आपके जो भी मसाइल है वो मसाइल को हम हल करेंगे बोल के आपको बोलते हुए मुझे यहाँ जो मौका दिया गया है प्रिंसिपल साहब का जो है हमको आने का जो है सो हम बोलने के बाद जो है सो मौका दिए या अरेंजमेंट करें, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जवाहर नगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत बालाजी नगर और दीगर इलाकों में 6 महीने कबल मिशन भागीरथता के जरिए घरों में नलों के कनेक्शन लगाए गए। ताहम मुकामी अवाम ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि 6 महीनों बाद हर घर को 6 से 7 हज़ार रुपये के बिल जारी करते हुए फौरी बिलों की अदायगी का वाटर वर्क्स के अहदेदारों की जानिब से दबाव डाला जा रहा है। मुकामी अवाम ने बीजेपी लीडर रंगुला शंकर नेता के हमरा एहतजाज करते हुए हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा इलाकों में गरीब लोग रहते हैं जो यौमिया उजरत पर गुजर बसर करते हैं। वहीं हुकूमत ने जब 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने का ऐलान किया है तो ऐसे घरों में माहाना 1,000 रुपये का बिल कैसे आ सकता है। उन्होंने CM KCR, वजीर KTR और वाटर वर्क्स के अहदेदारों को इस जानिब तवज्जो देते हुए फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। बसूरत दीगर जवाहर नगर वाटर वर्क्स के दफ्तर पर धरने का इंतबा दिया। నగర్లో వాటర్ కనెక్షన్ ఇస్తున్నట్టు చాలా బాధాకరం। ఒక 200 పైన 300 గజాల జాగా ఉంటే వాళ్ళు దాదాపు 10,000 పైన నల్ల కలెక్షన్ పైసలు కట్టాలి। ఈ విధంగా జవహర్ నగర్లో నీళ్ళ దోపిడీ జరుగుతుంది। దయచేసి మేము తెలంగాణ TRS నాయకులు హెచ్చరిస్తున్నాం। ఇక్కడ మేమంతా బడుగు బరిగిన వర్గాలం పేదవాళ్ళం కాబట్టి జవహర్ నగర్లో ఫ్రీగా వాటర్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి। ఏదైతే 5,000 బిల్లు ఉందో దీన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మేము TRS నాయకులకు మరియు HMWS నాయకులకు మేము హెచ్చరిస్తున్నాం। ఏదైతే బిల్లు 6 నెలలు మీరు నల్ల కనెక్షన్ ఇచ్చిందో దాదాపు 1,000 రూపాయలు తీసుకోవాలి, కానీ 5,000 ఇస్తేనే మీకు నల్ల కనెక్షన్ ఉంటుంది। లేకపోతే ఇప్పుడు HMWS గడ్డపార ఆనే ఉంది, గడ్డపార పార తీసుకొచ్చి ఇంటిని తిరుగుతారు। మీరు 5,000 కట్టకపోతే మీ నల్ల కలెక్షన్ కట్ చేస్తామని చెప్పేసి చూస్తురుగా తెలంగాణలో పేద ప్రజలు ఏ విధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం దోపిడీ చేస్తుందో। నల్ల కలెక్షన్ ఒక 2-3 నెలలు అసలు బిల్లు లేరు, ఇప్పుడు ఇచ్చిర్రు। ఇయ్యంగానే వాళ్ళకి 6 నెలల బిల్లు కట్టేది ఉంటే 5,000 అంటే 2 సంవత్సరాల బిల్లు వసూలు చేస్తారు।
पुराना शहर हैदराबाद के रेन बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में कल रात एक तकरीबन 45 साला खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। रेन बाजार इंस्पेक्टर रंजीत गौड़ ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। कल की नाइट यानी 5 या 6 मिडनाइट 2 to 3 o'clock टाइम पे हमारा नाइट ड्यूटी ऑफिसर को वेस्ट चंद्र नगर में एक झगड़ा हो रहा है बोल के ऐसा इन्फॉर्मेशन आए तो हमारा टीम के साथ पूरा वहाँ पे चल के देखे तो वेस्ट चंद्र नगर में एक लेडी 46 ईयर्स का लेडी पूरा खूनों में पड़े सो है। वो एरिया को और अब सीन को ऑब्जर्वेशन करके देखे तो 2 या 3 आदमी वहाँ जाके कुछ शराब पी के वो लेडी को मारे जैसा, सिलेंडर से मारे जैसा, छोटे सिलेंडर से मारे जैसा दिख रहा। हमारा क्लूज टीम को वहाँ पे बुलाए बाद में वो डेड बॉडी को उस्मानिया हॉस्पिटल को शिफ्ट करे। इसी के ऊपर कंप्लेंट दिए तो केस बुक करे सो है। अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन में है। सर मारे कौन इसको? वो अननोन है, अभी तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया। जैसा इन्फॉर्मेशन आया हम लेडी को मारने वाले कोई हस्बैंड है उनके या कौन है क्या? वो तो अब तक कुछ भी नहीं बोल सकते, अननोन है, अब तक तो कुछ भी नहीं है इन्फॉर्मेशन। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, खाली घर ओपन करके रखे सो थे। अकेले लेडी? यस, अकेले लेडी थे, मगर वहाँ सिचुएशन को देखे तो कोई आके शराब पी के गए जैसा दिख रहा 2 आदमी। सर लेडी का नाम है? लेडी का नाम परवीन सुल्ताना, वाइफ ऑफ लेट सलीम, एज 46 ईयर्स का है। साइबराबाद पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें कई दलाल और हजारों मुतासरीन शामिल थे। पुलिस ने ऑनलाइन और ऑफलाइन जिस्म फरोशी में मुलविस 17 मुलजमीन को गिरफ्तार करके 34 मोबाइल फोन्स और MDMA ड्रग्स बरामद कर लिए। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने कहा कि साइबराबाद पुलिस के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने दीगर स्पेशल ऑपरेशन टीम और मुकामी पुलिस के साथ मिलकर इस केस में तकरीबन 2 माह तक ऑपरेशन चलाते हुए 17 अफराद को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने बताया कि इस रैकेट के ऑर्गेनाइजर ने गुज़िश्ता 3 से 4 सालों के दौरान तकरीबन 14,000 लड़कियों और खवातीन की स्मगलिंग की है। ఉన్నట్టు మనకి తెలుస్తూ ఉన్నది. మోస్ట్లీ విక్టిమ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక, ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్కతా, అస్సాం, బంగ్లాదేశ్ మరియు ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా ఉన్నారు. నేపాల్, థాయిలాండ్, రష్యా అండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్. వీళ్ళు హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ చేయడం కాకుండా MDMA డ్రగ్స్ కూడా ఈ విక్టిమ్స్కి ఇచ్చి మరి ఈ ట్రాఫికర్స్ని కూడా కస్టమర్స్ని మరి వీళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఈవెన్ డ్రగ్స్ కూడా సప్లై చేస్తున్నట్టు మనకి తెలిసి వస్తూ ఉన్నది. టోటల్ మనం 5 కేసెస్ రిజిస్టర్ చేశాము. ఇవి గచ్చిబౌలి, మియాపూర్, కూకట్పల్లి అండ్ మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో చేసి వీళ్ళందరినీ 17 మెంబర్స్ వరకు ఈరోజు మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. కాల్ సెంటర్స్ కూడా వీళ్ళు రన్ చేశారు బెంగళూరు, హైదరాబాద్ అండ్ ఢిల్లీ నుంచి. సో ఈ ఎక్సలెంట్ వర్క్ అంతా చేసింది మనకి డీసీపీ ఉమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ కవిత గారి ఆధ్వర్యంలో AHTU ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్, మరి SI వీరబ్రహ్మం, మరి మా కానిస్టేబుల్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ జయరాజ్, ధనంజయ్, చంద్రమోహన్, శ్రీనివాస్, పుష్పవతి అండ్ సంగీత. మరి ఇంతే కాకుండా స్మైల్ టీం నుంచి కూడా మనకు 8 మెంబర్స్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ చాలా పెద్ద ర్యాకెట్ పట్టుకోవడం జరిగింది. సో ఇందులో మనము చూస్తే మనకి ఈ ఆర్గనైజర్ అన్నాడు ఒక 7 మెయిన్ మెంబర్స్ని మనం పట్టుకున్నాము. ఈ సప్లయర్స్, బ్రోకర్స్ మోర్ దాన్ 10 మెంబర్స్ పట్టుకున్నాం. దే ఆర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సిటీస్ అండ్ టౌన్స్. ఇది ఎంటైర్ ఆపరేషన్ ఎట్లా నడుస్తుంది అంటే ఈ లోకల్ సప్లయర్స్ అండ్ బ్రోకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ విక్టిమ్స్ని వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళ ఫొటోస్, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది వాట్సాప్ ద్వారా ఈ ఆర్గనైజర్స్కి వీళ్ళు పంపుతూ ఉంటారు. सिकंदराबाद की गोपालापुरम पुलिस ने चिलकलगुड़ा X रोड पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान रॉबरी गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 2 कारें और 13 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। नॉर्थ जोन DCP चंदना दीप्ति ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। गोपालपुरम PS लिमिट्स में इस ऑफेंसेस का एफओ ये है कि कुछ आदमी लिफ्ट देने के रूप में कंप्लेनेंट को
कार में बिठा के लेके जाते हैं, फिर चाकू दिखा के कोई मतलब थ्रेटन करके फिर उनके पास जो भी है वैल्यूबल्स है उनको लेके उनको कहीं अंधेरा मतलब कोई नहीं होने वाला जगह पे छोड़ के चली जाएंगे। ये वो है इनका। और हमारे पास जो पकड़े गए हैं वो 4 लोग हैं, एक एब्सकॉन्डिंग है। इनमें एक मोहम्मद पाशा बोल के मोहम्मद पाशा नाम का आदमी है। ये कार अरेंज करता है इन लोगों को ये फंड्स कमिट करने के लिए। कार को 2000 पर डे रेंट में लेता है और इनको 4000 पर डे देता है। ये लोग अलग अलग कार यूज़ करते हैं ताकि वो पकड़ेंगे नहीं जल्दी। एंड हमारे पास 13 मोबाइल फ़ोन सीज्ड हैं। इनमें तो एक तो कंप्लेनेंट गोपालपुरम पीएस का जो कंप्लेनेंट है उनका है, बाकी ये लोग एक्सचेंज करके जो रिसीवर के साथ धंधा में है। मुशीराबाद पुलिस ने 3 सेल फोन स्नैचर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 2 मोटरसाइकिलें और 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। मुलजिमीन की शनाख्त के डेविड स्टीफन, रोहन एंथोनी स्वामी और चेरुपल्ली साईराम के तौर पर की गई है। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बाबरी मस्जिद शहादत के आज 30 साल। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, शहादत बाबरी मस्जिद नाइंसाफी की अलामत। बाबा साहब अंबेडकर की आज 66वीं बरसी। तेलंगाना के सीएम केसीआर का खिराज अकीदत। वजीर केटीआर ने एलबी नगर में किया 54 करोड़ के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। कहा, तेलंगाना में दोबारा टीआरएस की हुकूमत बनेगी और सीएम बनेंगे केसीआर। हैदराबाद के फतुल्लागुड़ा में मॉडल मल्टी फेथ फ्यूनरल होम। वजीर केटीआर ने किया इफ्तिताह। वजीर सेहत हरीश राव ने किया आरमूर का दौरा। आरमूर अस्पताल का किया मुआयना। मरीजों से सहूलत के बारे में किया दरियाफ्त। साइबराबाद पुलिस ने किया इंसानी स्मगलिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश। ऑनलाइन और ऑफलाइन जिस्म फरोशी में मुलविस 17 अफराद गिरफ्तार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।